नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है समरूपता, सिमिलरिटी। हमने इससे पहले श्रृंगांक समता पढ़ चुके हैं, तो 9th क्लास में। अब श्रृंगांक समता क्या चीज है? हमने त्रिभुज के बारे में पढ़े थे, वहां श्रृंगांक समता के नियम। यहाँ भी हम समरूपता के नियम पढ़ेंगे, वो भी किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। श्रृंगांक समूह में क्या था? वो आकृतियों की बात हो रही थी जो बिल्कुल सेम हो, उसके सारे गुण क्या हो? सेम हो रहे थे, उसकी भुजाएं कोण सब क्या हो रहे थे? बराबर हो रहे थे। तो क्या होता था? तब हमारे श्रृंगांक समता के नियम लगते थे और दोनों त्रिभुज श्रृंगांक समूह थे। अब समरूपता की बात करते हैं। अब ये समरूप समान रूप में क्या हुआ? देखने में वो क्या हुआ? आकृति सेम लगे। देखने में क्या लगे? वो आकृति सेम लगे। यानी कह सकते हैं कि उसकी जो माप अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसका जो रूप जो होगा ना, सेम होगा। जैसे आप देख लो, चाहे ये मैं बनाता हूं ऐसे छोटा सा, ये भी एक क्या है? वृत्त है। बड़ा बनाया, ये भी क्या है? वृत्त है। और बड़ा बनाता तो ये भी क्या होता है? एक वृत्त ही होता। नाम सभी का क्या है? वृत्त ही है। अब ये देखो, ये तीनों क्या है? देखने में एक जैसे हैं, मतलब कह सकते हैं कि एक मान का रूप क्या है? सेम है। इसलिए हम क्या बोल दिए? सभी को क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे। अर्थात ये क्या चीज है? ये एक समरूपता आकृति है। ये क्या है? समरूप है सभी। अगर श्रृंगांक सम की बात होती, श्रृंगांक सम तभी होते, कैसे होते? जब इसकी त्रिज्या मान लो, जो भी मान लो 3 सेमी है, तो एक वृत्त और होता जिसकी त्रिज्या कितनी होती? 3 सेमी। तब तो ये क्या होते? क्या? श्रृंगांक सम। लेकिन आप देखो, इनके देखो आकार तो बड़े बड़े हैं, क्या माप इनकी क्या है? बड़ी बड़ी है। लेकिन एक चीज इनमें सेम है कि इनका रूप जो है ना, साइज जो कह सकते हो, यानी कि शेप क्या है? सेम है। इसलिए क्या कहलाएंगे? आपस में समरूप कहलाएंगे। श्रृंगांक सम तो पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं कि कौन सी आकृतियां समरूप कैसे होंगी। सपोज करो कि आपने क्या किया, फोटो स्टूडियो पे गए और आपने क्या किया? फोटो बनवाया पासपोर्ट साइज। मान लो उसने क्या कर दिया? वो बना दिया 2x3 का, 2x3 का। तो आप मान लो आपके पास ये आपकी जो पिक्चर थी वो ऐसे बन गई ना। फिर आपने चाहा कि क्यों ना इसको, आपको अच्छा लगा, उसके बाद आपने सोचा कि क्यों ना इसको बड़ा करवा दिया जाए। आपने उसको कह दिया वापिस श्रीमान को कि आप क्या करो? इसका बड़ा आकार बना दो। तो देखो फिर मैंने बोला कि हम किसकी बात करें? समरूपता की। देखने में क्या लगे? वो एक जैसे लगेंगे, लेकिन उनका साइज क्या हुआ? छोटा बड़ा हो सकता है, मतलब उनकी माप क्या हो सकती है? अलग हो सकती है। अब देखो मैं बता रहा हूं कि कौन सी आकृतियां समरूप यानी होने के नियम क्या होंगे। वो नियम की बात कर रहा हूं इसी में। जैसे अब उसने क्या किया? आपने बोला बड़ा कर देना, और उसने क्या किया? उसको बना दिया ऐसे 6x2 का बना दिया, बड़ा कर दिया। तो आप देखो कि आपका फोटो किस प्रकार हो जाएगा? आपका फोटो ऐसा हो जाएगा। आपका फोटो किस हो जाएगा? ऐसा। क्या ये आपका सही रूप है? नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका, यानी कि जो भुजाएं जो थी इस फोटो में आपको दिख रही थी, ऐसे नहीं कि एक भुजा को ज्यादा बढ़ा दे, एक को कम बढ़ा दे। इस प्रकार क्या होगी? आपका रूप से वो चेंज हो जाएगा। अगर ये बनाना चाहता बड़ा तो ऐसे बनाता, सपोज करता वो ऐसे करता कि मान लो ऐसे कर देता 4x6 का बना, तब आपका फोटो मान लो कि बड़ा हो जाता, लेकिन क्या हुआ? देखने में क्या लगता? वो सेम ही लगता। ठीक है, इसका मतलब ये मालूम चल रहा है कि देखने में सेम कब लगता? जब उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में बढ़ रही हैं। मतलब इसको भी 2 से गुणा किया तो इसको भी किससे गुणा कर रहे हैं? 2 से गुणा कर रहे हैं। तब हमारी आकृति क्या आ रही है? देखने में वो एक जैसी प्राप्त हो रही है। इसका मतलब वो आकृतियां जिनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो? समान। भुजाओं का अनुपात क्या हो? समान। इतना भी कहना काफी नहीं है, साथ में ये भी कहना पड़ेगा जिन आकृतियों का एक तो क्या होना चाहिए? भुजाओं का अनुपात, इनके सबकी भुजाएं क्या होनी चाहिए? संगत भुजाएं, समानुपाती होनी चाहिए। साथ में उससे पहले क्या होना चाहिए? उनके संगत कोण। क्या चीज है? संगत कोण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए? समान। और दूसरा क्या होना चाहिए? संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो, मतलब एक ही अनुपात आता होगा। जैसे इनकी क्या आती है? 4, ये भी क्या आती है? 4, ये 6, ये भी क्या आती है? 6, ये 3, तो ये 3, ये भी 2। अब भुजाएं देखते 2 बटा में कितना आता? 4।
तो कितना आता है 1/2। वैसे ही क्या आता है 3/6, तो आता है 1/2, यहाँ पे 2/4, यहाँ पे 3/6, सभी में अनुपात क्या आ रहा है 1/2। और कौन सी बात है, आकृति कैसी है, सीधी दिख रही है आपको, आयत या वर्ग के आकार की होगी, अपने आप ये कोण तो अपने आप ही बराबर हो गए। यानी कोई आकृति मान लो समरूप तब होगी तब जब क्या हो उसके संगत कोण, जब उसके क्या हो संगत कोण, और दूसरे क्या हो साथ में उसकी भुजाएं क्या हो समानुपाती हो, मतलब एक ही अनुपात, जरूरी नहीं कि भुजाएं बराबर हो, और भुजाएं बराबर तब होती है जब क्या होता है समान सम की बात कर रहे होते हैं। ये तो बात ही आकृति होगी, हम बात करेंगे किसके लिए, त्रिभुज के लिए बात करेंगे। उससे पहले कुछ देख लेते, कुछ आकृतियां ऐसी हैं जो समान सम होती हैं, समरूप होती हैं। जैसे जितने ही वर्ग ले लो सारे के सारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जितने ही वर्ग, ये मान लो कि आपके पास है वर्ग ऐसे, फिर आपने वो तो सब बड़ा ले लिया वर्ग ऐसे, अब कोई और बड़ा ले लो उससे कोई टेंशन है नहीं है। ये सारे वर्ग क्या होते हैं, उसमें क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप क्यों होते हैं, वर्ग क्यों होते, चारों भुजाएं इसकी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। चाहे इसकी भुजा मान लो 2, इसके मान लो 4, इसके मान लो 5, आप देख लो ये सारे समरूप हैं आपस में, लेकिन सभी वर्ग क्या होते हैं आपस में समरूप होते हैं। कह सकते हो समबाहु, समबाहु मतलब समान भुजाओं वाली, यानी कि कैसे इनकी माप तो क्या हो, सारी भुजाओं की माप क्या हो सेम, तो आपस में अपने आप ही क्या हो जाएगी, वो सेम ही हो जाएगी, समरूप ही हो जाएगी। सभी देख लो, चाहे ये इसके साथ अनुपात निकाल के देखो, इसका इसके साथ अनुपात निकाल के देखो, भुजाओं का सेम ही आने वाला है, क्योंकि बाकी कोण तो सेम है, सभी के 99 डिग्री है। वैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था वर्ग का, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और जैसे और आकृतियां हैं, जैसे मान लो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, वो भी क्या होते हैं, सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। अब देखो हम बात करते हैं त्रिभुज के अंदर समरूप की बात करते हैं। इसे मान लो कि दो त्रिभुज है, ऐसे नाम दिया इसको मैंने ए बी और सी दे दिया। दूसरा त्रिभुज मान लो मैंने और ले लिया डी ई एफ। अगर मान लो कि ये त्रिभुज दोनों समरूप हैं तो क्या होना चाहिए, इनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब कोण ए बराबर क्या होना चाहिए, कोण डी होना चाहिए। कोण बी बराबर क्या होगा, कोण ई होगा। और कोण सी बराबर क्या होगा, कोण एफ होगा। पहले तो क्या होगा, इसके कोण क्या होना चाहिए, समान। दूसरी भुजाओं का अनुपात, यानी कि वो भुजाएं क्या होनी चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। मतलब ए बी बटा में क्या होना चाहिए, डी ई, इसका अनुपात किसके बराबर होगा, बी सी बटा में ई एफ के, और एस सी बटा में क्या, डी एफ के। क्या होना चाहिए, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, सेम होगा। जबकि हमारे पास क्या होता है कि त्रिभुज के लिए 3 नियम होते हैं जो आपको किताब में दिए हुए हैं। एक तो होता है एस एस एस, यानी कि क्या होता है, तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो। दूसरा कोण कोण कोण, अगर मान लो क्या हो जाए, त्रिभुज के तीनों कोण मान लो क्या हो जाए, समरूप हो जाए, यानी कि बराबर हो जाए, तो भी त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। फिर देखो उसके बाद या फिर ऐसे हो जाए कि दो भुजाओं का अनुपात और उसके बीच का एक कोण, दो भुजाओं का अनुपात और बीच का एक कोण, और ये दो भुजाएं ले ली और बीच का कोण कौन सा होगा, ये वाला, और बराबर होता है तो भी क्या लग जाएगा, एस ए ऐसे नियम लगने वाला है। ये हमारे को 3 नियम दिए हुए थे समरूपता के लिए। अब देखो इसमें प्रमेय खूब सारी है, हमारी बहुत बड़ी सवाल ये है, अच्छे सवाल आते हैं इसमें से। हम पहले प्रमेय की बात कर लेते हैं। सबसे पहली प्रमेय हमारी थेल्स प्रमेय, इसी का नाम होता है आधारभूत समानुपाती प्रमेय। क्योंकि यूनान का एक वैज्ञानिक था जो हमारा गणितज्ञ था, उसके नाम पर ये प्रमेय है। उसमें थेल्स प्रमेय क्या होती है, सबसे पहले तो उसका क्या कथन। कथन में क्या होता है कि ये कहना चाहता है कि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर
खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये तो क्या थी भाषा कहेंगे। अब ये है क्या प्रमेय, इसको समझने के लिए चित्र द्वारा समझते हैं कि इसने कहा कि त्रिभुज के अंदर, मैंने मान लो ये त्रिभुज ले लिया, ऐसे नाम दे दिया इसको ए बी और सी। फिर इसने कहा कि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, मान लो कि मैंने इस एक भुजा बीसी के समांतर ऐसे रेखा खींच दी, इसको नाम दिया डी और ई दे दिया ऐसे, जहां पे ये प्रतिच्छेद करती है। एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, अन्य भुजाएं दो कौन सी बची, एक तो बची एपी, दूसरी बची एसी, को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है मतलब इसके बटा में ये वाला और इसके बटा में ये वाला, इन दोनों का अनुपात क्या आने वाला है, समान आने वाला है। ये सिद्ध करके दिखाना है। कोई काम सबसे पहले क्या रखना आपको, दिया है, क्या दिया आपको कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या आपको दिया हुआ है कि डीई समांतर है किसके, बीसी, डीई समांतर है किसके, बीसी, ये आपको दिया हुआ है। फिर उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि आपको ये डीई क्या करती है, यानी कि ए बी और एसी को समान अनुपात में, मतलब ए डी बटा में डीबी और ए ई बटा में एसी, इन दोनों यानी इसके बटा में ये रखे और इसके बटा में ये रखे, तो इनका अनुपात क्या आता है, समान आता है, मतलब समान अनुपात में विभाजित करती है। फिर उसके बाद देखो रचना, इसे करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा हमें, रचना में क्या किया मैंने, डी और ई से, मान लो डी से यहां से मैंने लंब डाल दिया, इसको नाम दे दिया डी एम दे दिया, और यहां से डाल दिया लंब मैंने डी एन, ठीक है, दो लंब डाल दिए मैंने यहां से डी से यहां पे लंब डाल दिया ऐसे, और यहां से लंब डाला ऐसे। पहला काम क्या किया कि डी एम लंब है किस पर, एसी, और ई एन लंब किस पर, ए बी पर खींचा, जब डाला एक ही बार। और दूसरा क्या किया, तथा मैंने क्या किया डी और ई को, डी और ई को, डी व ई को क्रम से पहले किसे मिलाया, सी व किसे, बी से मिलाया। इतना काम किया रचना में। अब बात करते हैं सवाल की उत्पत्ति, कैसे करना है इसको। उससे पहले आपको चीज समझ लो, देखो आप, जैसे ये कोई मान लो त्रिभुज है, इस प्रकार हमारे पास कोई त्रिभुज है, नाम दिया मान लो इसका मैंने पी क्यू आर। तो हम इसको देखने से मालूम चले कि हमसे आपसे पूछ रहे कि इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, तो आपको सभी लोग बच्चे यही सोचते हैं कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, पी आर होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी, पी आर। जबकि सही नहीं, सपोज करो कि मैं खड़ा हूं, जब मेरी ऊंचाई कहां से नापी जाएगी, सबसे ऊपर वाले सिरे से, लेकिन मैं मालूम है टेढ़ा खड़ा हूं तो कैसे होगा, तो भी मैंने कहा सबसे ऊपर वाले सिरे से नीचे वाली दूरी देखी जाएगी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ये इसकी क्या ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है, तल के लंबवत होती है। इसका मतलब इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से क्या डालना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा। यही जो लंब है ना, ये क्या होगी, इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी, ना कि पी आर क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये यहां यूज आने वाला है। फिर दूसरा एक चीज और पहले समझा देता हूं कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक ही आधार, एक ही आधार, ठीक है, एक ही आधार मान लो इसको नाम दे दिया पी और क्यू, और आपको कहते कि एल और एम जे दो समांतर रेखाएं हैं आपके पास। आपको कह दिया कि एल समांतर है एम के। अगर मान लो कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में मान लो हम त्रिभुज बनाए, ऐसे खूब सारे बन सकते हो वो तो,
खूब सारे। अब ये सारे त्रिभुज बन रहे हैं, इन सभी का क्षेत्रफल क्या होगा, सेम ही होगा। इन सभी का क्षेत्रफल क्या होने वाला है, सेम। आप ये कह सकते हो कि दो समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। क्यों होता है, आप देख सकते हो। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 सभी का निकालना चाहते हैं क्षेत्रफल, तो क्या लगाते हैं, 1/2 लगाते हैं। आधार कौन है सभी के लिए, PQ है। इसका मतलब सभी का आधार तो सेम हो गया। अब बात है ऊंचाई की। जब ऊंचाई निकालेंगे तो ये ऊंचाई होगी सीधी इसकी लंब डाल के। अब हम मालूम है कि दो समांतर रेखाएं कब होती हैं, जब उनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। मतलब सभी की ऊंचाई क्या है, इनके लिए समान है। आधार समान हो गए, ऊंचाई भी समान हो गई। 1/2 आधार और ऊंचाई सभी के लिए सेम आ रहा है। इसलिए क्या कह सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। वो यहां काम आने वाला है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया। फिर देखो आप, मैं बात कर रहा हूं, भुजा ले रहा हूं AB। कौन सी भुजा ले रहा हूं मैं यहां पे, AB की बात करता हूं, उससे आधार पर हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं। अब मैं लिख रहा हूं, देखो भुजा AB के लिए अब इस पे दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन सा, ADE, दूसरा DEB, या किसका DBE। एक ही बात है, दो त्रिभुज बन रहे हैं। अब देखो इस वाले के त्रिभुज की बात करता हूं, ADE। जब मैंने कौन सी भुजा ली है, AB के लिए बात कर रहा हूं, तो इसका आधार तो कौन हो जाएगा हमारे पास, AD हो जाएगा। इसका आधार कौन हो जाएगा, ADE त्रिभुज के लिए आधार कौन सा लिया मैंने, AD। तो ऊंचाई कौन सी होगी, मैंने बोला था ऊंचाई क्या होती है, लंबवत होती है आधार के। अब इस पर लंब कौन है, ये वाला है। इसका मतलब इसके लिए ऊंचाई कौन सी होगी, EN होगी। क्या होगी, EN हो जाएगी। उसी प्रकार जब मैं त्रिभुज कौन सा लूंगा, DEB लूंगा, DEB। अब DEB की बात कर रहा हूं, ये इसका आधार लिया मैंने, जब इसका आधार क्या लिया, DB, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसी आधार पर क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। लेकिन अभी मैंने समझाया था, त्रिभुज याद करो आप, ऐसे मैंने बताया था अभी, जब त्रिभुज का ऑपोजिट टेढ़ा हो तो क्या होता है, फिर इसको आगे बढ़ाया जाता है। वैसे मैंने क्या किया, मान लो ये आगे बढ़ा हुआ है और यहां से क्या डाला हुआ है, लंब, ये E और ये क्या यहां पे लंब डाला हुआ है, EN। इसका मतलब क्या, DEB के लिए ऊंचाई कौन होगी, EN, और ADE के लिए ऊंचाई भी कौन सी होगी, EN। तो हम क्या ले सकते हैं इसे, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, ADE। नीचे लिख दिया मैंने एरिया ऑफ त्रिभुज कौन से लिखे, DEB। ठीक है, इनकी बात कर रहा हूं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते कैसे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कौन है इसका, AD है, ऊंचाई कौन है इसकी, EN है। वैसे नीचे वाले की बात करेंगे तो उसके लिए 1/2 आधार कौन सा, DB, और इसकी ऊंचाई वही सेम है, EN। जब ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, तो फिर देखो आपके पास, तो हमारे पास क्या बचा कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर क्या है आपके पास से, 80 बटा में DB आ गया। ये हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ये तो मैंने भुजा कौन सी ली थी, AB ली थी। अब बात करता हूं भुजा कौन सी, AC की बात करता हूं। अब भुजा बात करता हूं मैं AC की। तब देखो ध्यान से, इस वाले त्रिभुज की जो मैं भुजा कौन सी ले रहा हूं, AC, भुजा AC पर। अब की बार मैंने क्या लिया, त्रिभुज ADE, तो इसका आधार क्या ले लिया, फिर मैंने की बार AE लूंगा, और इसकी ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, DM। फिर त्रिभुज और कौन सा लूंगा, DEC लूंगा, तो इसके लिए आधार तो कौन सा हुआ, EC, और ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी, हमारे पास DM हो जाएगी। तो मैं सीधे लिख रहा हूं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, 1/2 आधार। आधार आपकी बार कौन सा लिया मैंने, AE लिया, और EC।
फिर वही काम 1/2 आधार कह लेंगे इसके लिए अब की बार EC, और हमारे पास ऊंचाई तो वही रहने वाली है, हमने क्या लिख दिया EC लिख दिया, यहाँ क्या आएगा हमारे पास है DM ऊंचाई आएगी, दोनों का मैंने आधार लिख दिया पहले। ठीक है, इस वाले की ऊंचाई DM है, नीचे वाले के लिए भी क्या ऊंचाई DM है, तो यहां लिख दिया मैंने DM। अब वही काम सेम, ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आने वाला है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। तो हमारे पास क्या है, यहां से बचा AE बटा में EC बचा। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हमारी 2 है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो आप, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, इक्वेशन नंबर 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट साइड का ऊपर वाला अंश तो सेम ही है, अंश तो क्या है इसका सेम ही है। ठीक है, और उसके बाद देखो आप नीचे वाले की बात करते हैं, कौन सी बात कर रहे हैं नीचे वाले, नीचे वाले को देखो आप, ऊपर वाला सेम ही 80, चाहे कैसे भी नाप लो, आधार ये लो चाहे ये लो, क्षेत्रफल तो सेम ही आने वाला है। अब नीचे वाली की बात की DEC इसकी बात हो रही है, दूसरा DE ये वाला हमारे पास B और दूसरा DEC, इन दो त्रिभुजों की बात है हो रही है। अब इनको ढंग से देखें तो हमें मालूम चलता है, देखो आप ध्यान से, ये दो समांतर रेखाएं कौन कौन सी D और E, दूसरी कौन सी है B और C। अब एक ही आधार है कौन सा हमारा DE, और इन एक ही आधार पर क्या हुआ हमारे पास दो त्रिभुजे बन रहे हैं ऐसे, है ना, एक ही आधार कौन सा DE और दो समांतर रेखाएं कौन सी DE और BC, इनके मध्य बनने वाले दो त्रिभुज हैं। हम जानते हैं एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है समान होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। अब देखो कांड क्या दोगे, क्वेश्चन नंबर 3 कांड लिखना पड़ेगा, एक ही आधार कौन सा DE वह दो समांतर रेखाएं कौन कौन सी DE समांतर किसके BC के मध्य बने त्रिभुज, ठीक है, का क्षेत्रफल क्या होता है समान, क्षेत्रफल क्या होता है समान होता है। इसलिए क्या हुआ कि इसका और इसका क्षेत्रफल क्या हो गया समान। अब देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अब तीन इक्वेशन देखने से मालूम चलता है कि ये वाला साइड इसके बराबर हो गया, नीचे वाली साइड क्या होगी इक्वेशन नंबर 3 से बराबर हो गई, इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी बराबर, इसका मतलब क्या इसकी आर साइड भी क्या होगी बराबर। इसका हम क्या ले सकते हैं, इसलिए AD बटा में DB बराबर होगा क्या AE बटा में EC हो जाएगा। ये तो हमें क्या करना था सिद्ध करना था। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये प्राप्त हुआ कि अगर मान लो कि भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वो ये रेखा ये इन दूसरी दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करेगी ना, प्रतिच्छेद भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसके बटा में ये वाला भाग, इसके बटा में ये वाला भाग। ऐसे भी होता है, साथ में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूरे के नीचे ये वाला जब कह सकते हैं पूरे के नीचे इतने वाला, जब पूरे की कोई टेंशन नहीं है, आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे कि पूरे यानी कह सकते हो वहां पे लिखना चाहते हैं। अब इसी से बना लो ना कि दोनों तरफ क्या करो वहां पे एक जोड़ दो, दोनों तरफ क्या करो वहां पे एक जोड़ दो, इसी की बात कर रहा हूं। ये तो हमारे प्रमेय हो चुकी है, आगे काम आने वाली है उसके हिसाब से मैं आपको पहले ही बता देता हूं। यानी कि आपको दिया हुआ है AD बटा में DB, मैंने क्या किया दोनों पक्षों में ऐसे जोड़ दिया, ऐसे एक एक जोड़ दिया दोनों पक्षों में। अब इसका लघुत्तम क्या आया DB, यहां क्या आया AD प्लस DB, और यहां क्या आया AE प्लस EC बटा में EC आ जाता। फिर तो ये तो क्या बन गया हमारे पास AD बटा में DB, और हमारे पास यहां से क्या बनेगा AC बटा में EC बन जाएगा। यानी कि पूरे के बटा में इतना भाग और पूरे के बटा में इतना भाग। अगर हम इसका उल्टा करके वापस ये जोड़ते फिर क्या आता, पूरे के बटा में ये वाला भाग, पूरे के बटा में ये वाला भाग।
अब इतना ही नहीं, आप ऐसे मैं बोल रहा हूं फिर वापिस से कि पूरे इसके बटा में ये वाला अनुपात होता है, इसके बटा में ये वाला अनुपात होता है, साथ में पूरे के नीचे ये वाला और पूरे के नीचे ये वाला भाग लिख सकते हैं, और पूरे के नीचे यानी कि 80 और पूरे के नीचे ई ए भी लिख सकते हैं। ये सारे हो सकते हैं इस एक